हेलो डियर स्टूडेंट्स, आदर्श की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपना 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था द लिविंग थिंग्स। ठीक है, जीव जगत जिसका नाम था, और उसके बारे में हमने पहले उसमें बायोलॉजी से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है वो किया था, उसकी ब्रांचेस देखी थी, और उसके बाद में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने अध्ययन किया था, और कौन कौन से उसमें नामकरण के लिए, वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी कुंजियाँ काम में ली जाती है, कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में ली जाती है, वो सारे के सारे हमने देखे थे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हम बायोलॉजी के, आपके 11th की बायोलॉजी के अगले चैप्टर की ओर। दूसरा जो चैप्टर है वो कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण जो है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है आपका? ये दूसरा चैप्टर है। कौन सा है? दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, कौन सा पार्ट है? नंबर 2, और उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अब देखिए बच्चों, तो ये जो जीवों का जो वर्गीकरण है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, पिछले चैप्टर के अंदर, कि जीवों को वर्गीकरण करना आवश्यक है, वर्गीकृत करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव, बहुत सारी जैव विविधताएं पाई जाती हैं, तो उसमें जीव को अलग अलग प्रकार से पहचानना है, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा, उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्गीकृत है, वो सबसे पहले जो प्राचीन समय में जो वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया? उपयोगिताओं के आधार पर। ठीक है, जीव जिस प्रकार से जिनका उपयोग किया जाता था उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है वो प्राचीन समय में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए अरस्तु जो है, अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक है, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी इसको कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो ये जो अरस्तु जो नामक जो वैज्ञानिक है, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इस वैज्ञानिक ने क्या किया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग किया। ठीक है, ये तो सामान्य नॉर्मल चलते थे प्राचीन समय के अंदर, जो मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, और उसमें उसको वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे इनमें। ठीक है, वर्गीकरण में। बाद में क्या हुआ? सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया? वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करते हुए जीवों को वर्गीकृत किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से लक्षण लिए, किस आधार पर किया? पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? देखिए इसने, तो पादपों की यदि बात करें तो उन्हें अरस्तु ने आकारिकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। किसके आधार पर किया? आकारिकीय लक्षणों के आधार पर। ठीक है, मतलब शरीर का आकार। जैसे सबसे छोटे जो पेड़ थे, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय, जिनका जीवन काल भी कम था और आकार जो है वो छोटा होता है। ठीक है, तो उन पादपों को क्या नाम दिया उन्होंने? साक कहा। क्या कहा? साक। ठीक है, हर्ब्स जिनको बोलते हैं, साक या हर्ब्स। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया? साक या हर्ब्स कहा अरस्तु ने। किनको? छोटे पादपों को, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद में जो मीडियम साइज के जो पादप होते हैं उन्हें नाम दिया सर्ब्स या झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ी जिनको कहा गया, मीडियम साइज़ के जो थे उन पौधों को या पादपों को या पेड़ों को कहा गया। उसके बाद में जो बड़े पेड़ होते हैं, लंबे आकार की, सबसे अधिक आकार के वाले, सबसे ऊंचे या सबसे लंबे जो पादप होते हैं, उन पादपों को क्या नाम दिया? ट्री या वृक्ष कहा गया। ठीक है, तो सबसे लंबे जो पादप होते हैं उन्हें क्या कहा गया? वृक्ष या ट्री। और जो मीडियम साइज़ के थे उन्हें क्या दिया गया नाम? झाड़ी। और जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा गया? साक कहा गया। ठीक है, अब देखिए
जंतुओं को किस आधार पर बांटा इन्होंने? जंतुओं को किस आधार पर बांटा? रक्त के रंग के आधार पर। इसको एक तो दे दिया गया नाम एनाइमा और एक इनाइमा, ठीक है। ये तो हो गया इनाइमा, ये हो गया एनाइमा। इनाइमा किसे कहते हैं? जिनमें रक्त का रंग क्या हो, कैसा हो? रक्त का रंग हो लाल, ठीक है, उन्हें तो क्या नाम दे दिया गया? इनाइमा। और जिनके रक्त का रंग लाल ना हो, यदि मतलब उसमें आरबीसी ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया? एनाइमा कह दिया गया, ठीक है। तो दो प्रकार से इसमें जंतुओं को बांटा। पादपों को कितने प्रकार से बांटा? पादपों को 3 भागों में बांटा, वृक्ष, झाड़ी और शाक। जंतुओं को 2 भागों में बांटा, इनाइमा और एनाइमा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद में जो कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने भी जीवों को वर्गीकृत किया, ठीक है, और इन्होंने किस आधार पर किया? आकारिकी में समानता और विभिन्नता के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया था। किसने? अरस्तु ने, जिसका नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। इनका बचपन का नाम एक और था, कार्ल वॉन लिने। बचपन का नाम था इनका कार्ल वॉन लिने। इन्होंने क्या किया? अब इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर अध्ययन किया था कि इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया? द्विजगत पद्धति जो है ये इन्होंने दी थी, प्रचलन में लाया था, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी जो इनकी बुक थी उसके अंदर इसको प्रकाशित किया, द्विजगत पद्धति को, ठीक है। अब देखिए इसमें आकारिकी में समानता विभिन्नता के आधार पर इसमें इसको द्विजगत पद्धति दी और इसमें 2 भागों में बांटा इसको। कौन सी? प्लांटी और एनिमेलिया। कौन सी? प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये अब यदि बात करें हम वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति, तो वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। एक है नामकरण की द्विनाम पद्धति। कौन सी? द्विनाम पद्धति। तो ये द्विनाम पद्धति के बारे में भी यदि हम पढ़ें तो वो किसने दी थी? यह भी कैरोलस लीनियस ने दी थी। कौन सी? द्विनाम पद्धति, जिसके अंदर नामकरण किया जाता है जीवों का। तो उसमें पहला नाम जो है वो किसका दिया जाता है? वंश का, और दूसरा नाम जो है वो किसका दिया जाता है? जाति का दिया जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। 2 भाग होते हैं इसके द्विनाम पद्धति के। और यहाँ पर जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन सी पद्धति दी? द्विजगत पद्धति दी, जिसमें 2 भाग प्लांटी और एनिमेलिया, 2 नाम दिए गए, ठीक है। ये हो गया किसका? लीनियस का वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें वर्गीकरण के अंदर हम यदि अध्ययन करें तो लीनियस के बाद में इसमें कुछ लीनियस ने क्या किया? कुछ वर्ग बनाए। तो वर्गों के आधार पर इनका क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें कौन कौन से, जैसे एक कोशिक है, बहुकोशिक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, इनके आधार पर इनको बांटा गया, ठीक। पहले जो वर्गीकरण बनाए गए थे, पहले जो वर्ग बनाए गए थे, जो आधार लिए गए थे, उन आधारों पर जीवों को बांटना है वो क्या था? आसान नहीं था, मुश्किल हो गया था, ठीक है। क्योंकि जीव जो है वो पहले वाले वर्गीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे, उनमें लक्षणों में भिन्नता पाई जा रही थी। तो फिर क्या किया इन्होंने? कुछ ऐसे शब्द लिए जिनके आधार पर इनको, कुछ ऐसे आधार लिए जिनके आधार पर क्या करते हैं? बांटते हैं जीवों को। तो सबसे पहले उन्होंने ली कोशिका संरचना, ठीक है। कोशिका संरचना के आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा इसको। एक कोशिक यानी जिनका आकार छोटा होता है, कोशिका की संरचना जो है, छोटे आकार की कोशिका जो होती है उन्हें एक कोशिक कहा गया, और दूसरा बहुकोशिक इसको कहा गया, जिनमें कोशिकाएं जो है, जिनमें कोशिका एक ही होती है शरीर के अंदर, जिनका शरीर है वो एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक है। तो ऐसे एक ही कोशिका से बना हुआ शरीर क्या कहलाता है? एक कोशिक कहलाता है। और जिनमें
जीव का शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुकोशिक कहा जाता है। बहु का मतलब बहुत सारी और कोशिक का मतलब कोशिका युक्त। तो ऐसे जीव जिनमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है क्या कहलाता है? एक कोशिक कहलाता है। जैसे एक कोशिक में आप जानते हो, जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम है, जो ऐसे जीव आते हैं। बहुकोशिक में जो है वो सामान्यतः जो जीव होते हैं उच्च श्रेणी के, उन सभी सारे के सारे जीव आते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर, उसके आधार पर लिया गया। तो इसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। इन जीवों को पोषण की विधि, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पोषण की विधि जो है उसमें स्वयंपोषी और विषमपोषी, और इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। प्रजनन की विधियों के आधार पर देखिए, कुछ जीवों के अंदर कायिक जनन पाया जाता है, कुछ में लैंगिक जनन होता है, कुछ में लैंगिक जनन होता है, और कुछ में तीनों प्रकार के होते हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो उन प्रजनन की विधियों के आधार पर भी इन जीवों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। उसके बाद में विकासीय संबंध, ठीक है, जाति वृत्ति अध्ययन किया गया कि उसमें कोई भी जीव जो है वो जन्म से लेकर के वर्तमान तक उसमें विकासीय प्रक्रम के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को भी इसमें देखा गया और उनके आधार पर बांटा गया कि जो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से जीव है वो किस प्रकार से बने और कौन से जीवों से कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कौन से जीव पहले आए और कौन से बाद में आए। तो उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं किस आधार पर किया गया इसमें? कोशिका संरचना के आधार पर। किस आधार पर? कोशिका संरचना के आधार पर। कोशिका संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन से? एक तो एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों का शरीर जो है, जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना हो, एक ही कोशिका से बना हो, ठीक है। कितनी कोशिका से? एक ही कोशिका से बना होता है। क्या कहलाता है? एक कोशिक। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे अमीबा है। अमीबा जानते हो आप, पढ़ा हुआ है आपका अमीबा के बारे में। तो अमीबा क्या होता है? एक कोशिक जीव होता है। और पैरामीशियम जो है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जीव जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशिक जीव होते हैं। यूग्लिना है, ऐसे जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उसके बाद में आता है बहुकोशिक जीव। इनके जीवों, इनका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। तो ये नॉर्मली हम इसको क्या कह सकते हैं? बहुत सारी कोशिका से बना हुआ शरीर इनका होता है। और इसके उदाहरण में बहुत सारे उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, हम जो होते हैं, पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े आकार के, और जितने भी जंतु जीव जो है वो सारे के सारे बहुकोशिक में आते हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं से जिनका शरीर मिलकर के बना होता है। फिर आता है कोशिका भित्ति का प्रकार, ठीक है, यानी इनमें कोशिका भित्ति है वो किस प्रकार की होती है और किससे बनी होती है। तो उसके आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा गया है। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिनमें केंद्रक भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्रक भित्ति अनुपस्थित, यानी केंद्रक भित्ति, जो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो नहीं पाई जाती। केंद्रक के चारों ओर जो आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जब ये इसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अंतर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम सारी की सारी डिटेल लेंगे कि क्या होता है ये। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिनमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज
हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन आदि पदार्थों की बनी हुई होती हैं। किसकी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन आदि पदार्थों की इसमें कोशिका भित्ति जो है वो बनी हुई होती है। किनकी? यूकैरियोटिक जीवों की। फिर हम पढ़ते हैं अगला जो है इसका जातिवृत्तीय संबंध। अगला आधार जो है वर्गीकरण का वो आता है जातिवृत्तीय संबंध। जातिवृत्तीय संबंध में देखिए कि इनकी उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक क्या क्या परिवर्तन हुए उसके आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले अकोशिक जीव है उनकी उत्पत्ति हुई थी। अकोशिक जीव किन्हें कहते हैं? एक प्रकार से एक कोशिक जीव है वो भी वही क्या होते हैं, मतलब जिनमें सारी की सारी क्रियाएं हैं वो एक जीव द्रव्य में संपन्न हो रही है। किसमें? एक जीव द्रव्य के अंदर संपन्न हो रही है सारी सारी उपापचयी क्रियाएं। उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होता है या उनमें विभेदन नहीं होता है, अलग अलग कोई अंग नहीं पाया जाता है। उसके बाद में ये अकोशिक जीवों से किसकी उत्पत्ति हुई? मोनेरा जो संघ है उसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? मोनेरा की। मोनेरा क्या होते हैं? एक कोशिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिक और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें अब कोशिका तो पूर्ण निर्मित हो गई इसमें, लेकिन क्या नहीं बनी? केंद्रक झिल्ली का निर्माण इसमें नहीं हुआ। किसके अंदर? मोनेरा जगत के जीवों के अंदर। अब देखिए धीरे किससे? अकोशिक जीवों से किसका निर्माण हो रहा है? एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक जीवों से क्या बना? यूकैरियोटिक जीव बने। मतलब इसमें केंद्रक जो है ये तो इसमें तो आद्य केंद्रक पाया जाता है पुराना, और इसमें अब नया केंद्रक हो गया, मॉडिफाइड हो गया, लेटेस्ट टेक्निक। मतलब इसमें कह सकते हैं कि उसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार से उसमें किसका निर्माण हुआ? यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ प्रोकैरियोटिक से। तो वो एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीवों से एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण इसमें यहाँ पर हो गया। उसके बाद में अन्य वर्ग बने, जैसे कौन से? अब मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई है, उसके बाद में प्लांटी है, उसके बाद में एनिमेलिया है। तो ये सारे के सारे जो जीव है वो उनका निर्माण यहाँ पर हुआ। ठीक है, एक अकोशिक से बहुकोशिक जीव का निर्माण हुआ जो पूर्ण विकसित होता है। तो इस प्रकार से इसमें जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर इसका वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका वर्गीकरण का आधार। ठीक है, अब देखिए 3 आधार हमने देख लिए। चौथा आधार आता है आपके पोषण की विधियां। तो किसके आधार पर? पोषण की विधियों के आधार पर यदि हम इनका वर्गीकरण देखें तो पोषण की विधियों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो विषमपोषी और एक स्वयंपोषी। तो देखिए विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी उन जीवों को कहते हैं जिनमें भोजन जो है वो भोजन के लिए ये जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। ठीक है, तो ये हो गए। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। और ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, भोजन के लिए निर्भर नहीं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। इसमें सारे के सारे जो हरे पादप होते हैं, ये हरे पादप इसके अंदर स्वयंपोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और विषमपोषी के अंदर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। ठीक है, या सहजीवी होते हैं, वो इसमें आते हैं। और जितने भी जंतु जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं? विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले हम देखते हैं विषमपोषी के। अब स्वयंपोषी तो बता दिया, हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा करते हैं भोजन का निर्माण? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कौन करते हैं निर्माण? स्वयंपोषी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन कैसे बनेगा? इसमें भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ी हुई है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों का उपयोग करते हैं, और इस किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, इनकी उपस्थिति में क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बताइए? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसमें साथ में जल है वो निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर क्या बन गया? देखिए क्या बन गया यहाँ पर? भोजन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये स्वयंपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें कहते हैं स्वयंपोषी पोषण। दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहा जाता है। अब देखिए इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? ये इनको भी कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। एक तो परजीवी, एक मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और प्राणी समभोजी। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 5 भागों के अंदर इसको बांटा। किनको? विषमपोषी जो जीव होते हैं उनको। तो सबसे पहले देखते हैं हम परजीवी। परजीवी क्या होते हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। परजीवी किन्हें कहते हैं? परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर जो हैं वो रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उनके किसी भी अंतरांग से या बाहरी, जैसे त्वचा है, त्वचा पर चिपके रहते हैं और उनसे अपना पोषण जो है वो पचित रूप में ही उनको ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन का पाचन हो गया, जीव ने उसको पाचन कर लिया भोजन का, और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, या फैटी एसिड है, उनके रूप में ये उनके रक्त में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? उनके रक्त का चूषण करते हैं, या पादपों के अंदर उनका जो द्रव होता है, कोशिका द्रव या जीव द्रव है, उनका चूषण करते हैं और उनके चूषण करके और उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पादपों के अंदर, पादप परजीवियों की यदि बात करें तो इसमें आता है अमरबेल, ओरोबैंकी, कसकुटा आदि ऐसे पादप होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे पादप पर, अमरबेल क्या करती है? दूसरे पादप पर वृद्धि करती है और उनके अंदर उनमें इसमें क्या होते हैं? चूसक है जो होते हैं यहाँ से निकलते हैं, कुछ रोम सदृश संरचनाएं, वो दूसरे पादप के शरीर में प्रवेश करके और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करती है। इसी प्रकार ओरोबैंकी पादप जो होता है वो भी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करता है। जंतु परजीवी की यदि हम बात करें जंतुओं में, तो जूं, खटमल, फीताकृमि, ये जूं और खटमल तो क्या होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं। और ये फीताकृमि जो होता है, टीनिया सोलियम जिसको बोलते हैं, एस्केरिस भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो जूं और खटमल तो क्या होते हैं? शरीर के ऊपर यानी त्वचा से क्या करते हैं? उसके अंदर अपने चूसकांग डाल करके रक्त का चूषण करते हैं। और फीताकृमि, एस्केरिस जैसे ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं? मनुष्य के आंत्र में या दूसरे जीव जो है उनके आंत्र में या यकृत में, इन भागों के अंदर क्या होते हैं? उनके उत्तकों से रक्त का चूषण करते हैं और उन भागों से लगे हुए रहते हैं। तो ये हो गए आपके परजीवी। इसके बाद में अगला जो पोषण के आधार पर जो जीव है जिसका हमने वर्गीकरण किया वो आता है मृतोपजीवी। कौन सा? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी किसे कहेंगे?
जो मृत कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका, जैसे कोई भी जीव है मृत हो गया, उसका जो मृत शरीर है उनका अपघटन करेंगे, या कोई भी किसी भी, जैसे कोई पादप है, पादप शरीर का कोई टूटा हुआ भाग होता है, जैसे कोई सड़ी गली सामग्री है, तो उनसे क्या करते हैं, उनका अपघटन करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इनमें आते हैं कौन, कवक, जीवाणु, और पादपों के अंदर मोनोट्रोपा पादप जो होता है वो क्या होता है, मृतोपजीवी होता है, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया मृतोपजीवी। तीसरा आता है आपके सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं, जो जिनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, दो जीव साथ साथ रहते हैं, तो उनमें दोनों को फायदा होता है या एक को फायदा होता है। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है, इस प्रकार का जो आपस में अनोन्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें सहजीवन का नाम दे दिया गया। और इसमें इसका उदाहरण है लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है, देखिए लाइकेन की यदि बात करें तो लाइकेन में क्या होगा, दो भाग होते हैं, एक तो कवक और एक शैवाल। कौन कौन से, कवक और शैवाल। कवक भाग को क्या कहते हैं, कवकांश या माइकोबायोंट, और शैवाल भाग को कहते हैं शैवालांश या फाइकोबायोंट। ठीक है, माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट, ये दो भाग होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें जो बाहर का जो आवरण बनाता है, इसमें क्या होता है, कवक जो है वो शैवाल के ऊपर लगा रहता है। तो शैवाल क्या करता है, यहाँ पर शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या करेगा, भोजन बनाएगा। ठीक है, तो ये जब भोजन बनाता है तो इस भोजन का उपयोग कौन करता है, कवक करता है। ठीक है ना, तो भोजन का उपयोग कवक, यानी इसमें शैवाल से कवक को क्या मिल गया, भोजन मिल गया। अब ये कवक जो होता है, ये कवक एक तो इसका आधार बनाता है लाइकेन का, नीचे की ओर और इसके चारों ओर पाया जाता है शैवाल भाग के आधार ये बनाता है, और इसके चारों ओर का आवरण भी यह बनाता है। तो ये क्या करता है, ये शैवाल को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। एक तो चारों ओर होकर के ये क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, और दूसरा ये क्या काम करता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करता है कौन, कवक। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो गया ना इसमें। एक तो कवक तो क्या करेगा, कवक सुरक्षा प्रदान करेगा किसको, शैवाल को, और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके इसको देता है शैवाल। ठीक है, और शैवाल क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, और भोजन किसको देता है, कवक को। तो इससे क्या होता है, दोनों को फायदा हो जाता है, दोनों को लाभ है, नुकसान किसी को भी नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो जीवन है उसे क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन। फिर आता है कीटभक्षी। कीटभक्षी किसे कहते हैं, ऐसे पादप या जंतु जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी कहते हैं। जैसे पादपों में देखें, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ये क्या होते हैं, कीटभक्षी पादप होते हैं। और जंतुओं में देखें तो छिपकली इसके अंदर आती है, इसके अंतर्गत। फिर आता है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो ठोस पदार्थों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में वहाँ पर पचाने का काम करते हैं, उन्हें प्राणी समभोजी कहते हैं। इनमें जंतु जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 श्रेणियां इसकी बनाई हुई हैं। कौन कौन सी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी आप जानते ही हो, जो वे जीव जो भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, शाक, जैसे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांसाहारियों में ये शाकाहारियों को मतलब खाते हैं, यानी ये जो शाकाहारी जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं। और सर्वाहारी ये पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और
जंतुओं को भी भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो ये जीवों का भक्षण करने का काम करते हैं। तो ये हो गई किसके आधार पर, ये क्या हो गए, आधार हो गए किसके, वर्गीकरण के। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।